नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भूया शर्मा। असम में आए दिन जिस तरह से आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है, खास तौर से गुवाहाटी में, उसने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अपराधियों के जहन से कानून का खौफ खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा कुछ समय पहले कह चुके हैं कि असम में अपराध पहले के मुकाबले कम हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हत्या, लूट की जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, उसने कहीं ना कहीं लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। क्यों बढ़ रहा है अपराध और इसे रोकने के उपाय क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। लेकिन अपने मेहमानों से आपका परिचय कराए उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं, जो ये समझने में ये मदद करेगा कि आज हमने बढ़ते अपराधों का गंभीर मुद्दा क्यों उठाया है। पहले रिपोर्ट देखिए। अपराध की महानगरी में तब्दील हो रही गुवाहाटी। चोरी, लूट, हत्या के मामले बढ़े। बेलगाम हुए अपराधी, कब लगेगा संगीन अपराधों पर लगाम। गुवाहाटी में जिस कदर आए दिन हत्या, लूट और चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसने लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है। कभी राह चलते महिलाओं के गले से चेन खींची जा रही है, तो कभी लोगों को दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। इनमें से ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला मामला 10वीं कक्षा के नितेश कुमार नामक छात्र की हत्या का है, जहां पैसों का लेन देन और ब्लैकमेलिंग हत्या की वजह बनी। नितेश कुमार की हत्या के आरोप में अभिषेक बरुआ नामक युवक गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर केस सुलझा लिया और ये बात खुलकर सामने आई कि हत्यारे और मृतक का संबंध एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए शुरू हुआ था। नितेश ने आरोपी से न केवल 90,000 रुपए लिए थे, बल्कि उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था। नितेश ने एक दिन के लिए अभिषेक से उसका मोबाइल फोन लिया था। अभिषेक ने भी बिना सोचे समझे अपना मोबाइल नितेश को दे दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मोबाइल में मौजूद अभिषेक और उसकी गर्लफ्रेंड की आपत्तिजनक तस्वीरें नितेश ने अपने मोबाइल में ले ली और उसे ब्लैकमेल करने लगा। आवेश में आकर अभिषेक ने नितेश की हत्या का प्लान बनाया और घने जंगल में ले जाकर तलवार से वार कर उसकी हत्या कर दी। नितेश की हत्या का मामला तो सुलझ गया, लेकिन समाज में हर एक अभिभावक के लिए एक बड़ी सीख छोड़ गया कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें। गुवाहाटी को अपराध की महानगरी हम इसीलिए भी कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ हत्याकांड ही नहीं, यहाँ आए दिन महिलाओं के गले से चेन छीनने की घटनाओं ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। बड़ी बात यह है कि बाइक पर आकर चेन खींचने वाले ये लुटेरे अपने साथ बंदूक भी रखते हैं, यानी दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर वारदातें हो रही हैं। ताजा मामला शहर के हैंगराबाड़ी इलाके का है। प्रतीक्षा अस्पताल के सामने पिस्तौल की नोक पर एक महिला का चेन छीन कर लुटेरे फरार हो गए। उसी दिन इलाके में ऐसी ही एक और घटना को भी बंदूक की नोक पर अंजाम दिया गया। इन घटनाओं के बाद पुलिस तो जांच में जुट गई, लेकिन सवाल हमेशा की तरह वही है कि आखिर कब अपराधों पर लगाम लगेगा, कब सुरक्षित होंगे आम नागरिक। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट लाइव। तो क्यों बढ़ रहे हैं अपराध, रोकथाम के उपाय क्या है, क्यों बेखौफ है अपराधी, इन सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है भाजपा प्रवक्ता जयंत गोस्वामी, अधिवक्ता सुमन दास, मनोचिकित्सक चंदना भूया और विश्लेषक अशोक राय। आप सभी का मुद्दा में स्वागत है। मैं सबसे पहले भाजपा प्रवक्ता जयंत गोस्वामी का रुख करना चाहूँगी। जयंत जी, सरकार एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन को स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रही है, वही जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है आपराधिक, लग रहा है कि अपराधी स्मार्ट होते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं ये केस? नहीं, ऐसा है कि आसाम में जब डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने शासन संभाला, मुख्यमंत्री का पद संभाला, उसके बाद धीरे धीरे जो आपराधिक जो मामला है उसका धीरे धीरे कम हो रहा है। आपको हम एक स्टैटिस्टिक बताता है तो मानता हूँ हम कि कोई सेंसेशनल 2-3 घटना ऐसा हुआ है, गुवाहाटी में भी हुआ है, आसाम में कोई जगह में हुआ है, वो हम नकार नहीं सकते, लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स है वो बताता है कि
अगर हम 2020 में देखेगा तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ था 1,21,609। उसके बाद थाने का रजिस्ट्रेशन हम बोल रहे हैं, उसके बाद 2021 का रजिस्ट्रेशन है 1,33,239, क्योंकि उस टाइम में 21 में आपको मालूम ही है सारा असम में एक पूरा पुलिस ने पूरा कार्रवाई किया था ड्रग्स पेडलर्स का अगेंस्ट में। जितना सारा हर एक जगह में ड्रग्स का व्यवसाय जो करता है उनको अगेंस्ट में पुलिस ने पूरा कार्रवाई किया और पुलिस सक्सेस भी हुआ, बहुत सारा केस रजिस्टर भी हुआ और उनको जेल में भी डाला गया। उसके बाद धीरे धीरे 2022 में अगर देखेंगे आप, उस टाइम में 69,439 ओनली रजिस्टर्ड केस ऑल द पुलिस स्टेशन ऑफ विद इन असम। दिस इज द स्टैटिस्टिक्स एंड तो हम बोल सकता है कि हेमंत जी का शासनकाल में ये क्राइम रेट धीरे धीरे कम हो रहा है। और एक बात पूरा मान के चलिए, क्योंकि आसाम जो है ये कॉरिडोर है, मतलब ये साउथ ईस्ट एशिया का कॉरिडोर है। नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी है, गुवाहाटी को दरवाजा बोलता है। तो ये पेडलिंग के लिए मतलब कॉरिडोर होता है। तो अभी मणिपुर से ड्रग्स आता है, गुवाहाटी में पकड़ता है, तो स्मार्ट किसको बोलेगा? गुवाहाटी पुलिस को बोलना पड़ेगा, क्योंकि मणिपुर आया, मणिपुर के बाद नागालैंड आया, मणिपुर पुलिस पकड़ नहीं पाया, नागालैंड पुलिस पकड़ नहीं पाया, लेकिन आसाम का जो पुलिस है, गुवाहाटी का जो पुलिस है, गुवाहाटी में उसको पकड़ के लिया। ट्रक में लाता है, ट्रेन में लाता है, उसको पकड़ता है कहाँ? गुवाहाटी में। इसीलिए हम बोलेंगे कि गुवाहाटी का पुलिस पहले से बहुत बेहतर हुआ है, पहले से बहुत स्मार्ट हुआ है और कार्रवाई पूरा कठोर से कार्रवाई कर रहा है। जी, तो आप मानते हैं कि स्मार्ट होती जा रही है पुलिस और कार्रवाई भी त्वरित हो रही है, यानी तेज़ी से हो रही है। मनोचिकित्सक चंदना भूया भी हमारे साथ है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि अपराध जो होता है वो कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता, किसी तरह की परिस्थिति होती है। जिस तरह कहा जाता है कि ये सामाजिक परिस्थिति थी या मानसिक परिस्थिति या आर्थिक परिस्थिति थी जिस वजह से अपराध हो रहे हैं, मनोविज्ञान क्या कहता है? मनोविज्ञान की तरफ से अगर बोला जाए तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि बहुत बार बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, हम नहीं बोल सकते कि वो फैक्टर नहीं है। बहुत सारे थ्योरीज़ है साइकोलॉजी में, उनमें से हमें बहुत, जैसे कि कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत साइकोपैथोलॉजिकल अंडरलाइंग कॉजेज़ हो सकते हैं। किसी का अगर पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो, बहुत बार टीनेज में ही दिखता है, 14 साल की उम्र से पहले ही हमें ये सारे सिम्टम्स देखना शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो डेवलप होता है उसका ट्रेट्स हमें बहुत पहले से दिखना शुरू हो जाता है। तभी अगर हम कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों का क्योर नहीं होता है लेकिन उसका मैनेजमेंट होता है, हमारे पास बिहेवियरल थेरेपी होता है, वो हम करवा सकते हैं। कुछ लोगों का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, जहाँ से हम डिसीजन लेते हैं, जहाँ से हम इम्पल्स को कंट्रोल करते हैं, वो कुछ लोगों का अंडर डेवलप होता है और वैसे लोग बहुत इम्पल्सिव होते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है उनमें और कोई क्या कर दे उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। वो एक कैटेगरी हो गया। ऊपर से जिन लोगों का रेस्टलेसनेस रहता है, ADHD रहता है या फिर बहुत सारे रीजन से डिसफंक्शनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, घर में जैसा प्यार मिलना चाहिए था नहीं मिला, जो कमिटमेंट जो बॉन्डिंग होना चाहिए था वो नहीं हुआ, चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा ही कुछ ख़राब सिचुएशन उन लोगों ने फेस कर लिया, बहुत वजह से काफ़ी ट्रॉमा उन लोगों के बॉडी ने फेस कर लिया, ब्रेन ने फेस कर लिया। तो इसके वजह से भी बहुत बार ऐसे होते हैं कि वो लोग एडिक्शन की तरफ जाते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जाते हैं। और एडिक्शन जब हम बोलते हैं ना, सिर्फ अल्कोहल ड्रग्स का नहीं होता है, बहुत चीज़ों का हो सकता है। जो भी चीज़ उनको थ्रिल देता है, डोपामिन का जो किक देता है, वो काम भी करने लगता है। ऐसे ही लोग, हम अगर जितने भी क्रिमिनल्स के ऊपर स्टडी हुआ है, देखा गया है या तो उन लोगों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, या तो वो लोग डिसफंक्शनल फैमिली से है, नहीं तो उनका कोई अंडरलाइंग पर्टिकुलर कोई डिसऑर्डर रहा होगा जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। कोई परिस्थिति जो है वो अपराध के लिए की ओर, हाँ, परिस्थितियाँ भी हैं जो भी, वो भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। अगर किसी का इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, काफ़ी जैसे कि हम लोग, मैंने अभी बोला एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, उसमें इमोशनल नेग्लेक्ट भी हम पकड़ते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको जो जैसा चाइल्डहुड मिलना चाहिए था वो अगर नहीं मिला, वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, सोशली हो, वो नहीं मिला, उस बच्चे का बाद में जाके क्रिमिनल होने का चांसेस बढ़ जाता है। हमारे साथ विश्लेषक अशोक राय भी है, उनसे भी उनकी राय लेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
मुद्दा में आज बात हो रही है बढ़ते अपराधों की और किस तरह के कारगर कदम उठाए जा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज बात हो रही है। हमारे साथ विश्लेषक अशोक राय भी उपस्थित है। उनसे उनकी राय लेना चाहेंगे। जो अपराध बढ़ रहे हैं, एक आम नागरिक उसे किस रूप में ले रहा है और कितना सुरक्षित रह गया है गुवाहाटी शहर या पूरा असम कहे, उनकी नज़र से। सबसे पहले आज़ादी की पूर्व संध्या पर सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि गुवाहाटी में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, और यह घटनाएं इतनी चिंताजनक है जिनका हम सहज शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। आलम यह है कि एक डीआईजी रैंक के ऑफिसर, आला ऑफिसर का मोबाइल छिनताई हो जाता है और प्रशासन क्या करती है, आनन फानन में 8 थाना के ओसीओ को तबादला कर देती है। वे बड़े अधिकारी थे, कार्रवाई तुरंत हुई। आम लोगों का क्या? ऐसी घटनाएं गुवाहाटी में आए दिन हो रही है। मैं आपको एक तरोताज़ा उदाहरण देना चाहूँगा कि महानगर का विष्णुपुर एक अंचल है, वहाँ लगातार 10 दिनों से चोरी। अभी भाई साहब आंकड़ा बता रहे थे, मैं आंकड़े पर नहीं जाऊँगा। जनता कितनी खौफजदा है कि 8 दिनों से लगातार चोरियाँ हो रही थी। एफआईआर दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक ही रताया जवाब मिलता है कि पुलिस पेट्रोलिंग करती है। लोगों ने अपने कोशिश से चोर को पकड़ा, थाने के हवाले किया। जब 12 बजे हम लोग थाना में जाते हैं, चोर को वहाँ से रिहा कर दिया गया। ये नमूना है। और दूसरी बात देखिए, ये नीतीश हत्याकांड को उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो पुलिस पे लगाती है। आज गुवाहाटी में पुलिस जो है वो भरमार है, परंतु लोगों की सुरक्षा कहाँ है? चैन छिनताई, मोबाइल छिनताई, ये सब तो सामान्य घटनाएं। और ये घटनाएं कब होती है? भोर के समय, जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, टहलने के लिए निकलते हैं, खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं, और महिलाओं पर ज़्यादा अटैक होता है। तो क्या पुलिस को ये चीज़ की जानकारी नहीं है? उनको नए सिरे से समीक्षा करना चाहिए, क्योंकि लोग जो है एकदम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मैं आंकड़े को खेल पे नहीं जाऊंगा। अगर कोई कांग्रेस का यह प्रवक्ता रहता तो वो कहते कि हमारे ज़माने में ठीक था। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अभी क्राइम रेट जो है वो कम हो गया है। आंकड़ा कुछ भी हो, लोगों को सुरक्षा इंश्योर होना चाहिए और प्रशासन का यह नैतिक दायित्व है कि प्रत्येक लोगों की जान माल की सुरक्षा निश्चित की जाए। और चैन और मोबाइल स्नेचिंग जो है गुवाहाटी में एक आसपास जो है वो सामान्य घटना सी बन गई है, जिससे अपराधी हर मोड़ पर पुलिस को मात देते आ रही है। आपने ठीक ही कहा कि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है लोगों को कि पुलिस से ज़्यादा स्मार्ट जो है वो चोर लोग हो गए। और ये बेशर्म कृत्य न केवल आर्थिक रूप से नुकसानदायक है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही खतरनाक है। आज ही देखिए गुवाहाटी के आसपास ये रंगिया पड़ता है ना, रंगिया में एक माँ और बेटी की हत्या कर दी गई और उसका पति जो है वो फरार है। सरा गला लाश मिला। 3-4 दिन तक घर पे था, उसके बाद लाश मिलती है। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो ये हत्या जो एक तरह से प्रूफ है कि ये हत्या की गई है, क्योंकि जो लाश मिली है वो सड़े हुए हालत में मिली है। सड़े हुए हालत में मिली है और उसका पति भी फरार बताया जाता है। तो मैं इसकी गहराई पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी और भी आउटपुट आना बाकी है, जाँच का विषय है। परंतु लोगों के मन में क्या होगा? आप तो कह देंगे कि बड़े बड़े शहरों में होती है इस तरह की घटनाएं, या गुवाहाटी जो है पूर्वोत्तर का मुख्य द्वार है, बाहरी राज्य के लोग भी आते हैं। ठीक है, आते हैं, परंतु आपका दायित्व क्या है? पुलिस अधिनियम 1861 का यहाँ सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री महोदय बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। वे दूरदर्शी नेता है। और हमारी जो पुलिस के सबसे आला अधिकारी है, पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह जी, वे भी जो है वो दक्ष ऑफिसर है, एफिशिएंट ऑफिसर है, परंतु नीचे तबके पे जिस तरह का काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। आज देखिए सरकार इतना कोशिश कर रही है कि जनता और पुलिस के बीच में एक आपसी संबंध जो है वो कायम हो, परंतु इस तरह का जो है वो कुछ नहीं हो रहा है। आज लोग जो है थाने में जाने से कतराते हैं। और इस वक्त चर्चा हम जारी रखें। तो
तो अपराधों पर नकेल कैसे कसा जाए, ये एक बड़ा विषय है, एक चिंता का विषय है। जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, हमारे साथ एक पूरा पैनल मौजूद है। अधिवक्ता सुमन दास हमारे साथ मौजूद है। जी सुमन, आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जिस तरह हम बात कर रहे हैं पूरे गुवाहाटी में जिस तरह से अपराध बढ़ रहा है, पूरा असम में ही अपराध बढ़ रहा है, लेकिन महानगर में भी कुछ जो घटनाएं सामने आ रही है उसे देखते हुए किस तरह के रोज़ाना, आप तो कोर्ट में रोज़ाना जाती है, किस तरह के केसेस आपके पास ज़्यादा आते हैं और निपटारा कितनी जल्दी हो रहा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कल इंडिपेंडेंस डे, तो सभी दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपका सवाल का मैं उत्तर ऐसे दूंगी कि पहले तो हम ये जानना ज़रूरी है हमारे लिए ये कि क्राइम जो है गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो वो प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम्स हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए चोरी हो रहा है सबसे ज़्यादा, फिर पैसा रिलेटेड जो क्राइम है, जैसे कि फ्रॉड, किसी से पैसा ले लिया फिर पैसा नहीं दिया, रिटर्न नहीं किया, उस तरह का क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अभी उसके बाद आप अगर हम देखें तो ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट पे जो वायलेंस होते हैं, जैसे कि पकड़ लीजिए हैरेसमेंट, बी इट सेक्सुअल हैरेसमेंट, बी इट फिजिकल हैरेसमेंट, बी इट डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब ऐसे तरह की वायलेंस ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट पे जो हो रहे हैं, पॉक्सो के अंदर जो हो रहे हैं, वो बहुत राइज में है। और उसके बाद और तीसरा वाला जो है, तीसरा ब्रॉड कैटेगरी जो है मेरे हिसाब से, वो है साइबर क्राइम। आज के दिन में साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपका कोई भी आपके अकाउंट से पैसा लेके चले जाते हैं। आपका आजकल का ऐसा हो गया है, डीप फेक वीडियोस बन रहे हैं लोगों के, जिससे किसी का भी फ़ोटो कहीं पे भी लगा देते हैं और फिर उनको हैरेसमेंट करते हैं, उनको बुली करते हैं। इसी तरह का केसेस बढ़ रहा है। उसमें से बहुत ही रिसेंटली हमने देखा है गुवाहाटी में जो मर्डर्स वगैरह हो रहे हैं, वो एक लेटेस्ट ट्रेंड है जो मैं बोलूँगी, क्योंकि अब पहले होते थे पर इतने नंबर्स पे और इतने डरावने तरीके से नहीं होते थे जो अभी हो रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ अभी मैं बोलूँगी कि ये एक नया ट्रेंड जो आया है और प्रिवेलिंग जो ट्रेंड है वो यही है कि प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस हमेशा सबसे ज़्यादा रहती है। उसके बाद आपका वायलेंस, ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो वायलेंस होते हैं, और तीसरा साइबर क्राइम जो केसेस है वो तीसरा लाइन पे नंबर पे आता है। भाजपा प्रवक्ता जयंत गोस्वामी का रुख करूँगी। जयंत जी, एंटी ड्रग्स ऑपरेशन जो काफ़ी बड़े पैमाने पर सरकार ने जिसकी मुहिम छेड़ी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जहां बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए छोटे छोटे जो संगीन अपराध है, जिस तरह की चेन स्नैचिंग हो रही है, इन सब अपराधों पर से पुलिस की नज़र जो है वो भटक रही है। क्या लग रहा है आपको और कितना कठोर कार्रवाई पर सरकार विचार कर रही है? नहीं, पहला बात, पुलिस का नज़र हर तरफ है। हर क्राइम को पुलिस स्टॉप करना चाहता है। कोई पुलिस का ऐसा कोई निर्दिष्ट एक एरिया में नहीं है। पुलिस हर जगह में पूरा मौजूद है, बढ़िया से नज़र दे रहा है। लेकिन ऐसा आप थोड़ा देखिए, 2-3 बात आप थोड़ा गौर करना चाहिए कि जो एडवोकेट मैडम ने जो बोला है कि हमारा मर्डर का रजिस्ट्रेशन जो है, हम बोलेगा कि 2019 में टोटल मर्डर रजिस्ट्रेशन हुआ था आसाम में 1242, 2020 में 1237, लेकिन 2021 में 1192 कमती हुआ है। दूसरा बात, आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग का मीडिया का ज़माना है, तो पहले जैसा जो ये पूरा खुले में नहीं आता था। कोई क्राइम हो जाता था, उसको रजिस्टर भी होता था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करता था, एक्यूज को अरेस्ट भी करता था, तो उसके बाद कन्विक्शन भी हो जाता था, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर उसका चर्चा नहीं होता था। लेकिन आजकल सोशल मीडिया और टेलीविज़न ने पूरा चर्चा ला दिया। एक सेंसेशनल केसेस को पूरा सप्ताह तक उसका चर्चा रहता है। तो इसीलिए तो थोड़ा हमारा जो मानसिकता है कि अभी बढ़ रहा है ऐसा जैसा हमको लगता है, लेकिन जो स्टैटिस्टिक बोलता है वो ऐसा नहीं है। दूसरा बात, अगर हम बोलेंगे कि कोर्ट में क्या आता है, कोर्ट में जो सीआर केस जिसको बोलता है हम लोग, कंप्लेन रजिस्ट्रेशन, जो मतलब थाना में जो रजिस्टर नहीं करता है, जो लोग कोर्ट में जाके डायरेक्टली केस देता है, उसका अगर हिसाब हम गुवाहाटी में अगर देखेगा तो लास्ट ईयर का जो रजिस्ट्रेशन है, 4,659 टोटल 2022, लेकिन 2021 का उसका जो हिसाब अगर लगाएगा तो 7,889 कमती हुआ है। दूसरा अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का अगर रूप देखेगा तो डोमेस्टिक वायलेंस का इस साल का जो रजिस्ट्रेशन है
डोमेस्टिक वायलेंस का 2021 में 2022 में रजिस्ट्रेशन था 263 ओनली। तो अभी कामरूप मेट्रो में सीजेएम कामरूप में टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है 2022 में 263 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो मिसकेस रजिस्टर हुआ है। तो अभी मतलब अभी जो सरकार का जो रुतबा है, सरकार पूरा देख रहा है कि अब देखिए 2-3 सरकार ने मुहिम छेड़ा था। एक मुहिम एंटी ड्रग्स मुहिम, दूसरा हो गया आपका जो करप्शन का अगेंस्ट में, आप जो जितना मंडल ऑफिस में सर्कल ऑफिस में जो दलाल लोग रहता था उसको जब पकड़ने का जो मुहिम चुरा, उसके बाद बहुत सारा आसाम में पूरा रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद चाइल्ड मैरिज का अगेंस्ट में जो पूरा मुहिम चुरा था सरकार ने, तो उसको कम करने के लिए, उसको बंद करने के लिए सरकार का जो मुहिम है, उस मुहिम में रजिस्ट्रेशन थोड़ा बढ़ा देता है और हमको लगता है कि इतना क्राइम हो रहा है। लेकिन मोटा मोटी आप अगर देखेंगे कि पहले भी हुआ था लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ था। लेकिन आज अगर कोई किसी का घर में चोरी होता है, किसी का चेन अगर छीन लेता है, उसका अगेंस्ट में कार्रवाई होता है। आपको मालूम है 2-3 दिन का पहले वो चंद्रपुर में एक एक्यूज को गोली मार के पुलिस ने गोली मारा था। तो एक्यूज पकड़ा है, मोबाइल भी फिर रिकवरी भी हुआ है, चेन रिकवरी भी हुआ है। वो काम लेकिन पूरा सस्ते करे। लेकिन ये रई जी का भी हम बात मानता है, क्योंकि एक दिन में ये प्रशासन चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि आप भारत स्वाधीन होने को 75 इयर्स हो गया, तो इस साल में आसाम का जो पुलिस है उसका कोई संस्कारित रूप में नहीं आया। उसको स्मार्ट बनाने के लिए किसी ने भी कोशिश नहीं किया था। लेकिन डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का जो सरकार में आया, उसके बाद आसाम पुलिस का पूरा सख्त करने के लिए, उसको स्मार्ट करने के लिए, उसको साइंटिफिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको पूरा नया मुहिम छोड़ा है और उसका रिजल्ट भी हमको मिला है। तो लास्ट ईयर में हम लोग का कन्विक्शन रेट, पहले तो आसाम का कन्विक्शन रेट 3.5 था। मतलब 100 केस अगर बनता है तो 3.5 का कन्विक्शन होता था, बाकी 97 बच जाता था। लेकिन धीरे धीरे उसका जो परसेंटेज बढ़ा है, बाद में आ गया, उसका 9 पॉइंट में आ गया, अभी 14 पॉइंट में है। तो आसाम का सीएम बोल रहा है कि अगले ही दिन में, थोड़े ही दिन में उसको जो फोरेंसिक का जो पहले क्या होता था, फोरेंसिक का पुलिस ने फोरेंसिक हेल्प नहीं लेता था, साइंटिफिक एनालिसिस नहीं होता था। लेकिन आसाम में 5 तो नया फोरेंसिक रिसर्च लेबोरेटरी खुला है। तो ये अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन का साथ में साइंटिफिकल इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है। हेमंत जी ने बोला है अगला 5 साल का अंदर में आसाम का जो पुलिस का जो कन्विक्शन रेट होगा 90% का एबव होगा, वो ठान लिया है। और दूसरा बात, जो चार्जशीट सबमिशन ऐसे तो सीआरपीसी बोलता है सीआरपीसी अंडर सेक्शन 167 बोलता है कि जो पनिशमेंट 10 इयर्स का बिलो होता है उसका 60 डेज में चार्जशीट सबमिट करना है, और जिसका 10 इयर्स का एबव होता है, 7 इयर्स का एबव होता है, उसका 90 डेज में आपको चार्जशीट सबमिट करना है। लेकिन पुलिस 9-10 साल ऐसे ही रखता था। लेकिन आजकल का जो पूरा बैकलॉग लगा दिया, लायबल कर दिया, हर एक ऑफिसर को लायबल कर दिया। उसको चार्जशीट सबमिट करना ही है, कोर्ट में चार्जशीट टाइम पे चार्जशीट सबमिट करना है, उसके लिए पूरा लायबल किया है। अभी जो हमारा न्यायिक संहिता, जो भारतीय न्यायिक संहिता का जो रिफॉर्म हुआ है, अभी हाल ही में लोकसभा में जो प्लेस किया गया था, जो भारतीय न्याय व्यवस्था को जो चेंज करने के लिए जो दिया था, ब्रिटिश का जमाने का जो न्याय व्यवस्था है, अभी भारतीय न्याय व्यवस्था लाने के लिए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय सीआरपीसी का जो उसको रिन्यू किया है, उसको एमेंड किया है। वो एमेंडमेंट के बाद अगर वो आइन जब आएगा, आपको देखिएगा जे आसाम का अंदर में ही नहीं, भारत का अंदर में क्राइम रेट कमती होगा, कन्विक्शन रेट बढ़ेगा, पुलिस स्मार्टली करना पड़ेगा, पुलिस भी लायबल होगा। अशोक राय, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर, कोई प्रतिक्रिया, और किस तरह का एक समाज पर जो है असर पड़ रहा है? भाई साहब बहुत अच्छी बात बोले कि कन्विक्शन रेट जो है वो बढ़ेगा, क्राइम कम होगा। तो आशा पे संसार टिका है, विश्वास तंतु फिर क्यों टूटे। हम लोग भी यही आशा करते हैं। परंतु एक बात मैं साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि बहुत लोग थाना जाना ही नहीं चाहते, कंप्लेन नहीं करवाते। होगा क्या, लोगों का विश्वास जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये बहुत गौरतलब बात है। दूसरी बात है,
आपने कहा ड्रग पेडलर्स के खिलाफ बहुत अच्छा एक्शन हुआ, लोगों ने सराहना की, बहुत सारे लोग पकड़े गए, परंतु यह अभी तक निर्मूल नहीं हुआ है। केवल एक समय सीमा के अंदर कर देने से ही नहीं होगा, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होना चाहिए था, जो उसमें कुछ कमी नज़र आ रही है। तीसरी बात, आपकी सरकार ने शराब की दुकान की भरमार कर दी है। 10 बजे तक खुला रहता था, अभी 11 बजे तक हो रहा है। क्या इससे क्राइम नहीं बढ़ता है? ये भी वन ऑफ द फैक्टर है क्राइम बढ़ने के पीछे। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अभी मैडम ने एक बात उठाई कि हम लोग यहाँ पे क्राइम की चर्चा कर रहे हैं, छूट गया था क्या? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम इतना बड़ा है गुवाहाटी में, यू कैन नॉट इमेजिन, बहुत ज़्यादा। मैं खुद विक्टिम हूँ। एक बार सरकार ने एक स्कीम निकाला कि आपका इलेक्ट्रिक का बिल जो है वो कंज्यूमर नंबर का आप होल्डिंग नंबर के साथ लिंक अप करवाइए। उसके बाद ये जो है साइबर क्राइम वाले अच्छे लोगों को निशाना, मेरे जैसे लोग को लूट लिया। थाना में गया, FIR लिखवाया, कुछ नहीं। उन्होंने कहा आप 1930 पे फ़ोन कीजिए। 1930 जो है वो नेशनल लेवल पे काम करता है। कुछ नहीं, टाई फीस हुआ। उसके बाद मैं साइबर क्राइम ऑफिस में गया, उसके बाद क्राइम ब्रांच ऑफिस में गया, कुछ नहीं, चप्पल घिसते। उसके बाद जो है ऑम्बुड्समैन डिपार्टमेंट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में गया, वहाँ पे मैं क्लेम किया। अभी तक मैं फाइट कर रहा हूँ। तो कहाँ जा रही है सरकार? सरकार जो है उसकी नीति पर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि पुलिस के जो निचले स्तर के जो लोग जो है काम तो वही करते हैं। अब कोई भी घटना या दुर्घटना होती है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है उसका रोल बहुत बड़ा होता है, परंतु वो भी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो जाते हैं। और आए दिन हम लोग अखबार में देखते ही हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे है, पुलिस जो है पकड़ रही, लोग पकड़ा भी रहे हैं। तो इतना सैलरी मिलने के बाद भी उन लोगों का जो पैसों का लालच जो है वो कम नहीं हो रहा है। तो ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है उसको अक्षरशः पालन वे लोग अपने कर्तव्य परायणता में नहीं दिखाते। जी जैन जी कुछ एक लाइन में रिएक्शन देते हैं। तो आप देखिए, जो FIR का बात आप बोल रहे हैं, थाने में जाने के लिए डर रहता है, जाने के लिए आदमी लोग अच्छा नहीं पाता है, जाने नहीं चाहता है। उसके लिए नियम बनाया है 0 FIR। आप कहीं भी हो, आप पूरा आपका व्हाट्सएप में, आपका मेल में अगर आप FIR रहेगा उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 15 दिन का अंदर में। वो जहाँ का जो केस होगा, जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस होगा, वहाँ पे उसको भेजना पड़ेगा। ऐसा नियम बनाया है। आप देखिए, क्योंकि ये सरकार आया है 2016 से और हेमंत जी दायित्व ले रहा है 2021 से। और ये इसको थोड़ा सबर के इसको थोड़ा चेंज करने के लिए टाइम लगेगा। आप सही बोल रहे हैं कि हमारा जो पुलिस का निचले स्तर का जो लोग है वो तो देखिए, ये सिस्टम का ही वो अंदर में है। ये सिस्टम ऐसा हो गया कि पूरा ये सिस्टम का ही अंदर का वो है। और पुलिस को कोई उसको पुलिस का जो रिफॉर्म है उसके लिए किसी सरकार ने कुछ काम नहीं किया था। हेमंत जी जब आया उसके बाद धीरे धीरे उसको काम हो रहा है। अभी वो निचले स्तर का भी जितना नया रिक्रूटमेंट हुआ है, कोई विदाउट कैश पूरा उसका परफॉर्मेंस का ऊपर में जो रिक्रूटमेंट हुआ है, वो रिक्रूटमेंट के बाद अभी धीरे धीरे उसका चेंज हो रहा है। और दूसरा बात, आप जो साइबर क्राइम का बात बोल रहे हैं, आप देखिए हाल ही में आपका न्यूज में भी आया था, हाल ही में एक बड़ा गैंग लाहौरी घाट, आप समझिए गुवाहाटी का आप लोग का जैसा, हम लोग का जैसा आदमी को कौन सोचता है? वो लाहौरी घाट में बैठ के वो लोग हमको सोचता है। वहां पे पूरा एक पोर्टल का नाम लेके पूरा साइबर क्राइम करने वाला आदमी वहां बैठा था। उसको पुलिस ने पूरा गैंग को पकड़ा है। आप और अगर थोड़ा दृष्टि रखेगा तो क्राइम कहाँ होता है ज्यादा, आप अगर देखेगा तो ये बरपेटा डिस्ट्रिक्ट, वो धुबरी डिस्ट्रिक्ट और करीमगंज डिस्ट्रिक्ट, नौगांव डिस्ट्रिक्ट, वहां पे क्राइम का वो पूरा क्राइम का एक हॉटस्पॉट है। वो कैसे है? वो आप पहला बात है, वहां पे जो संदेहजनक बांग्लादेशी लोग हैं वो ज्यादा रहता है वहां पे। उनका जो अभी बहन जी ने जो बोला है, जो साइकेट्रिक जो उसका होता है कि उनका जो क्राइम का एक पूरा क्राइम का एक वहाँ सोशल क्राइम का एक वहाँ पे उत्पन्न होता है। तो उसके लिए भी सरकार कर रहा है। उन लोग को स्कूल भेजने का काम सरकार कर रहा है। नया यंग लड़का को स्कूल भेजने का काम कर रहा है। तो धीरे धीरे उसको सोसाइटी को सुधारना पड़ेगा। क्राइम तभी तो क्राइम कंप्लीट खत्म कर सकता है। चंदना जी का रुख करूंगी। एक बड़ी भयंकर घटना कुछ दिन पहले सामने आई है गुवाहाटी में। नीतीश कुमार का जो हत्याकांड है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन गेमिंग ही आगे चलकर उसकी मौत की वजह बनी है। इन दिनों हम देख रहे हैं बच्चे ऑनलाइन गेमिंग में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और ये जो एक भयानक खबर है अभिभावकों के लिए भी, किस तरह से काबू पाया जाए बच्चों पर, क्योंकि
ये ऑनलाइन गेमिंग खेलते खेलते वे अपराध की तरफ कहीं बढ़ रहे हैं? मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि ये तो क्राइम अभी बहुत बड़ा कांड हो गया और न्यूज़ पे आ गया, इसीलिए लोगों को पता चल रहा है। हमारे चैम्बर में आए दिन बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि ये मोबाइल एडिक्शन बहुत बढ़ गया है। और उन लोगों के जब हम देखते हैं तो ये एक दो कुछ पैटर्न्स है जो दिखते हैं हर बच्चों में। जो बच्चे हमारे चैम्बर में आते हैं बिहेवियरल ऐसे इश्यूज़ लेकर, वो ये है, एक तो उनका जो अपने पेरेंट्स के साथ जो कनेक्शन है वो बहुत कम होते हैं। ऑल्सो बिकॉज दोनों पेरेंट्स बहुत बिजी रहते हैं, टाइम नहीं दे पाते। उनका जो अपने दोस्तों के साथ जो कनेक्शन होना चाहिए रियल लाइफ में, वो वाला भी बहुत कम होता है। जो सोशल, हम लोग ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स, जो हमें सोसाइटी चाहिए, हमें कम्युनिटी चाहिए, जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है वो बहुत कम है। वो रिप्लेस क्या चीज़ से हो रहा है? ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं, वहाँ पे 100-200 लोग आ जाते हैं, बहुत सारे जगह से लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं उन लोगों को कुछ नहीं पता होता है, उनका आइडेंटिटी का कुछ नहीं पता होता है, और उन लोगों के साथ उनका दोस्ती होता है। और बिकॉज हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो एज ग्रुप है ये बहुत हाईली इम्प्रेशनेबल एज ग्रुप है, मतलब इनके दिमाग डेवलपमेंटली वो स्टेज में है जहाँ पे वो लोग बहुत इजीली इन्फ्लुएंस होते हैं, इनको ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होता है। तो इनको किसके ऊपर, किसके साथ ये लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, 25 साल की उम्र तक ब्रेन डेवलप होता रहता है। ये जो टीनेज है बहुत क्रूशियल टाइम है, और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन में जो भी आता है उसी से इनका ब्रेन डेवलप हो रहा है। तो उनको कैसे इन्फॉर्मेशन, कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, कैसे रिश्ते मिल रहे हैं। हम जो हमारा जो दिमाग है ना इस उम्र में जो विकास होता है उसका इंसानों के साथ रिलेशनशिप में विकास होता है, तो कैसे इंसानों के साथ इनका रिलेशनशिप हो रहा है वो देखना, ये बहुत ही ग्रासरूट लेवल का चीज़ है। सो इसको ठीक करने के लिए हमें हम अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सारे स्कूल्स में इमोशनल एजुकेशन कंपल्सरी करना ज़रूरी है। जो आ रहा है अभी रिफॉर्म के अंदर वो लिया गया है, वैसे वो करना ज़रूरी है। सारे टीचर्स, सारे बच्चों के डॉक्टर्स, उनको अगर पता चले कि इस बच्चे में ऐसे बिहेवियर इश्यूज़ आ रहे हैं तो वो अब पेरेंट्स को बोल पाएंगे कि इनको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है, इनको देखना है कि क्या गलती हो रहा है। ठीक वैसे ही पेरेंट्स, तो हम जैसे कि डॉक्टर होने के लिए हम ट्रेनिंग लेते हैं, सब कुछ होने के लिए हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स हम बन जाते हैं, पेरेंटिंग कैसे करते हैं, साइंटिफिक पेरेंटिंग कैसे होते हैं हमें नहीं पता होता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हम उसी लेवल पे एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं जो नहीं हो पा रहे। यानी ग्रासरूट लेवल पे बहुत काम करना बाकी है। साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जो एंटी ड्रग ड्राइव चल रहे हैं उसके चलते एक्चुअली वो भी एक कारण है, जो लोग वहाँ पे इन्वॉल्व था अभी इन्वॉल्व नहीं है तो दूसरे क्राइम में जा रहे, ऐसा ये इनफॉर्मल इन्फॉर्मेशन मैं बोल रही हूँ। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उन लोगों का वो बिहेवियरल इश्यूज़ है, उन लोगों का एडिक्शन का इश्यूज़ है। वो लोग अगर इस चीज़ से एडिक्शन हट रहे तो किसी और चीज़ में एडिक्शन रिप्लेस हो रहा है। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनको जेल से ज़्यादा, पुलिस से ज़्यादा एक्चुअली साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और रिहैब की ज़रूरत है। वो हम नहीं देखते। वो हमारे कल्चर में चेंज आना भी ज़रूरी है, हमारे सोसाइटी लेवल पे सोशल लर्निंग में चेंजेस आना, हमारे एटीट्यूड में चेंजेस आना भी ज़रूरी है। कोई अगर क्राइम कर रहा है तो उसका प्रॉपर एनालिसिस होके उसके सही जगह पे हम अगर डाल पाए तो हम बहुत सारे क्राइम रोक सकते हैं। साथ में मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी ऑब्वियसली यहाँ पे एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और जो हमारे इंडियन सिस्टम है, हमारे यहाँ पे लेस देन 1% डिवोर्स रेट है। हमें तो गर्व करना चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगी कि क्योंकि ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है, बहुत, दिस डजंट मीन कि लोग हैप्पीली मैरिड है। नो, बहुत लोग सुइसाइड करने के लिए तैयार है लेकिन डिवोर्स देने के लिए तैयार नहीं है। जिस घरों में डोमेस्टिक वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस का रजिस्टर्ड केसेस आप लोगों ने नंबर्स बता दिए, मैं नंबर्स नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन मेरे पास पैनिक कॉल्स आते हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम बहुत बढ़ गए थे, हम सबको पता है क्यों बढ़ गए थे, हमें वो भी पता है। तो ये सारे चीज़ें सब्सटेंस अब्यूज़ के वजह से, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के वजह से, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के वजह से, बहुत कारण के वजह से होता है और बहुत लोग हेल्प नहीं लेते हैं, जिसके वजह से हाँ, जो ये जैसे कि एक माँ की और बेटी की हत्या हो गए, वो एक्सट्रीम केसेस है जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे अगर उस हद तक नहीं गया उसका मतलब ये नहीं कि लोग सफ़र नहीं कर रहे हैं, हो रहे।
बहुत सारे चीज़ें हो रहे हैं जिसका हमें सोल्यूशन हमारे हाथ में भी है, लेकिन बहुत बड़ा चेंजेस हमें लाना पड़ेगा उसके लिए। सुमन जी का भी रुक करूंगे, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक ले लेते हैं। आज हमारा विषय है कि क्यों बढ़ रहे हैं और अपराध और कारगर कदम क्या है इन अपराधों को रोकने के लिए। अधिवक्ता सुमन दास हमारे साथ उपस्थित है स्टूडियो में। अपराध बढ़ रहे हैं। सुमन जी, अगर बात करें, कुछ दिनों से चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ रही है, क्या लगता है आपको, क्या अपराधियों में जो कानून का है वो डर, जो खौफ है वो खत्म हो चुका है, और किस तरह का सज़ा का प्रावधान रखा गया है चेन स्नैचिंग की अगर हम बात करें इस केसेस में? अच्छा, पहले तो ये समझना चाहिए कि हमारे जो अभी के नियम है इंडियन पेनल कोड, वहाँ पे जो पनिशमेंट है, मैक्सिमम पनिशमेंट जो दिया गया है वो है इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्रिमिनल्स ना डेथ पेनल्टी से डरते नहीं है, वो लोग डरते हैं अरेस्ट होने से। तो इसीलिए चाहे वो क्राइम चेन स्नैचिंग का हो या फिर आपका मर्डर का हो, क्राइम का जो रिस्पॉन्स होता है वो इमीडिएट होना चाहिए। अगर पुलिस अपना पुलिस जो है वो रिस्पॉन्स इमीडिएटली देता है, अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो एकदम थॉरोली करते हैं, और जो अभी के आज के ज़माने के मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसको एडॉप्ट करके अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो क्राइम का जो अभी खौफ है वो क्रिमिनल्स के अंदर बैठ जाएंगे। वो लोग जो हमारा जो मेन एजेंडा है, जो नए बिल्स आए हैं या फिर जो पहले भी थे क्रिमिनल लॉज के, वो एजेंडा एक ही था, वो था डेटरेंस करना। डेटरेंस मतलब ताकि वो डर जाए और वो फिर क्राइम ना करे। पर क्लियरली जो स्टैटिस्टिक्स हमारे ऑनर्ड कलीग ने बोले हैं, जो स्टैटिस्टिक दिया उससे तो क्लियर है कि क्राइम्स तो अभी भी है और वो रहेंगे। तो क्लियरली डेटरेंस जो है उसका कॉन्सेप्ट फेल हो चुका है। अगर आप चेन स्नैचिंग का बात करते हैं तो अभी के आईपीसी के नियम के आधार पे सेक्शन 379 लगता है, जो सेक्शन है थेफ्ट का। तो उसमें आपका 3 साल का इम्प्रिजनमेंट होता है और फाइन होता है। और अभी जो नया हमारा बिल पेश किया है पार्लियामेंट में, जिसको हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से बोल रहे हैं, वहाँ पे इंसिडेंटली एक नया सेक्शन लगाया है सिर्फ स्नैचिंग के लिए, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही लॉडेबल, बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि वहाँ पे और एक चीज़ सेक्शन 110 भी लगाया है, जो होता है आपका पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम। जैसे कि जो गैंग होते हैं, चेन स्नैचिंग का गैंग हो गया या फिर आपका पकड़ लीजिए एटीएम फ्रॉड का गैंग हो गया, उन सबको भी सेक्शन 1110 डील करता है, जहाँ पे पनिशमेंट आपका 1 साल से लेकर 7 साल तक दिया गया है। और जो चेन स्नैचिंग जो सेक्शन लगाया है वो सेक्शन 302 में लगाया गया है। जो स्नैचिंग है वो स्नैचिंग का थेफ्ट इन स्नैचिंग करके वो आया है। उस सेक्शन के हिसाब से कोई भी अगर चोरी करता है, कोई भी क्रिमिनल अगर एकदम सडनली या फिर बहुत जल्दबाजी में या फिर फोर्स के थ्रू आपसे आपका चेन छीन लेता है या फिर कोई भी सामान छीन लेता है, तब वो स्नैचिंग के अंदर आएगा। और वहाँ पे आपका पनिशमेंट 3 साल या और फाइन 1 साथ दोनों दिया गया है। तो वो एक नया चीज़ है जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि अगर हम अभी का देखें तो सिर्फ गुजरात, राजस्थान या फिर हैदराबाद ऐसे जगहों पे ही स्नैचिंग के ऊपर अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, असम में नहीं लाए गए हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये असम में भी लागू हो जाएगा, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ज़रूरी प्रोविज़न है। संवैधानिक तंत्र जो है वो इतना धीरे धीरे काम करता है कि एक अपराधी को सजा देते देते 10-20 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली जो है अभी भी बहुत माने स्लो काम करता है। यहाँ पे खौफ का बात हुआ है तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी खौफ का बारे में। आपने बोला कि कानून का खौफ नहीं है क्या, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी अगर हेल्दी माइंडसेट का, सैन माइंडसेट का इंसान हो, उनको होगा खौफ। लेकिन जिसका कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसका वो प्रोसेस ही नहीं कर पाता है उस चीज़ को, ऐसे जैसे कि कोई एडिक्शन में रहने वाला इंसान है, बहुत सीवियर एडिक्शन है, उनको मौत का डर नहीं होता है, उनके ऐसे चीज़ों का खौफ नहीं होता है। वो डरते हैं खुद से और खुद के वो वाले सिचुएशन से कि उसे वो थ्रिल नहीं मिलेगा, वो चीज़ नहीं मिलेगा, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो यही पे आता है कि यहाँ पे पुलिस का काम तो है, लेकिन वहाँ पे हमें सुधारने के बहुत सारे काम हैं।
जी, जयंत जी भी कुछ प्रतिक्रिया देना तो चाहते हैं। देखिए ऐसा है कि जो विशाल जो प्रक्रिया है उसको टाइम लेता है, तो लेकिन ये डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने दिखा दिया कि विशाल प्रक्रिया कैसे फास्ट होता है, कैसे चार्जशीट जल्दी सबमिट होता है और उसको फास्ट ट्रैक में कैसे उसको ट्रायल होता है, उसके बाद कन्विक्शन कैसे होता है। वो डॉक्टर देवेन दत्त जो मोरियानी टी गार्डन का जो डॉक्टर था, उसको जो मॉब लेंसिंग में उसको मारा गया, हत्या किया गया था, उसका केस में जोरहाट सेशन ने विदिन 6 मंथ उसका ट्रायल भी खत्म हुआ, उसके बाद उसको जेल भी हुआ और जो मेन एक्यूज था, प्राइम एक्यूज, उसको फांसी का भी वहाँ पे फांसी का भी ऑर्डर हुआ है। अभी वो अपील में है, हाई कोर्ट में है। तो देखिए जो अभी धीरे धीरे उसको संभाल रहा है। अभी चार्जशीट का जो पहले क्या था, पुलिस का थाना में एक केस रजिस्टर होता था, एक्यूज को पकड़ता था, उसको जेल में डालता था, उसके बाद चार्जशीट सही टाइम में 60 डेज में चार्जशीट नहीं डालता था, 90 डे में चार्जशीट सबमिट नहीं किया करता था, इसीलिए कोर्ट बेल दे देता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, अभी विदिन 60 डेज पक्का उसका चार्जशीट होता है। 90 डेज में जो प्रोविधान 90 डेज का है, उसमें चार्जशीट पूरा चार्जशीट पूरा सबमिट होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अभी उसको सुधार ला रहा है, मतलब हम बोल नहीं रहे कि कंप्लीटली चेंज हो गया, लेकिन सुधार आ रहा है। पूरा जो अभी का जो आईपीसी है, इंडियन पेनल कोड है, उसमें भी जो प्रणिधान है उसका अंदर में भी काम अच्छा से कर रहा है। अभी पुलिस अच्छा से काम कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन अच्छा से हो रहा है। लेकिन जब नया कानून जब आएगा तब हम पक्का बोलता है कि अभी एडवोकेट साहिबा ने जो बोला है कि 301 का जो थेफ्ट का जो प्रणिधान है, तो उसको टोटल 5 किस्त से उसको सेपरेट किया है। तो 302 आया है, 303 आया है, 304 आया है, 305 आया है। जो 305 में जो है वो लाइफ का प्रोविजन है। अगर चोरी करने का टाइम में किसी को अपने आघात कर दिया और किसी को हत्या हो गया, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा। तो इसके हिसाब से नया कानून समय हमारा समाप्त हो चुका है। आप सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तेजी से अपराध बढ़ रहे हैं उसमें हमारा सतर्क और जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है। कहते हैं सतर्कता ही बचाव है, हमें भी इसी को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।